चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ICF कैसे लिखना है। ICF कैसे लिखना है, कितने पॉइंट्स आने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में है, कितने फ्रेमवर्क्स में वो डिवाइडेड है और कितना स्कोरिंग है, ये सब मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। FDPS के अंदर ICF हमें लिखना होता है, जो कि 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 4th ईयर में तो ऑफकोर्स लिखना ही होता है, क्योंकि 4th ईयर में ICF के साथ मैनेजमेंट लिखनी होती है। ठीक है, पूरा स्कोरिंग भी है, आप वहाँ पे अच्छा स्कोर भी कर सकते हो या फिर आपके मार्क्स वहाँ जा भी सकते हैं अगर आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं लिखे तो। ठीक है, चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स अंडरस्टैंड कि ICF कितने फ्रेमवर्क्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट, सेकेंड इज फंक्शनल इम्पेयरमेंट, थर्ड इज एक्टिविटी लिमिटेशन, नेक्स्ट फोर्थ वन इज पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन, फिफ्थ इज कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। इसके अंदर भी एनवायरमेंटल और पर्सनल आ जाएगा। अब हम इन सभी फैक्टर्स को एक एक करके समझेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, दैट इज स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट। स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट में जो एनाटॉमिकल चेंजेस या एनाटॉमिकल इम्पेयरमेंट्स होते हैं बॉडी में, फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर का ले लेंगे, कार्डियो में अगर कोई लंग्स में इम्पेयरमेंट है तो ये एनाटॉमिकल जो इम्पेयरमेंट्स होते हैं दैट इज योर स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट। ठीक है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट आपके फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स होते हैं ड्यू टू एन इंजरी, मतलब स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट की वजह से उसका जो फंक्शन है वो हैम्पर हो रहा है, वो डैमेज हो रहा है या वो इम्पेयर हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाता है पेन या फिर वीकनेस, स्ट्रेंथ कम हो जाती है मसल्स की, सेंसेशन कम हो जाता है, इम्पेयर्ड बैलेंस आ जाता है, गेट इम्पेयरमेंट्स, मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है उससे कम हमें दिखाई पड़ती है। तो ये सारे कुछ फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्टिविटी लिमिटेशन। एक्टिविटी लिमिटेशन एक ऐसी एक्शन है इंडिविजुअल की जो वो नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट। जैसे कि अगर लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर है तो फिर उसको चलने में डिफ़िकल्टी होगी, तो वॉकिंग आ गया। अगर कुछ हैंड का इम्पेयरमेंट है तो डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग ADLs लाइक लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन में। पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन में आ जाएगा हाउ इंडिविजुअल एंगेजेस इन लाइफ सिचुएशंस, मतलब पूरा काम नहीं कर पाता, जैसे कि एबल टू गो टू वर्क, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं यूज़ कर पा रहा, ठीक है, या फिर सोशलाइज नहीं हो पा रहा, कोई फंक्शनल इवेंट्स नहीं अटेंड कर पा रहा। दिस विल बी योर पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स बेसिकली एनवायरमेंटल और पर्सनल होते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटल में आ जाएगा आपका एक्सटर्नल एलिमेंट्स दैट कैन अफेक्ट द फंक्शनिंग इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ठीक है, यानी फैसिलिटेटर्स और बैरियर्स। फैसिलिटेटर्स में क्या हो गया, उसकी फैमिली सपोर्टिव है या उसके वर्क प्लेस में उसके कलीग्स हैं वो उसको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बैरियर्स में आ जाएगा उसका जो OPD है वो उसके घर से काफ़ी दूर है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन में उसको कोई दिक्कत आ रही होगी तो फिर वो OPD तक पहुँचेगा कैसे, तो दिस विल बी योर एनवायरमेंटल बैरियर। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पर्सनल, उसमें भी फैसिलिटेटर्स और बैरियर्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल, वो मोटिवेटेड है या फिर उसको जो कंडीशन हुई है, उसको जो डिजीज़ हुई है उसके बारे में वो पहले से ही एजुकेटेड है, या फिर वो ज़्यादा विलिंग है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के लिए। हम आ जाते हैं पर्सनल बैरियर्स पे। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपकी फंक्शनिंग को नेगेटिवली हैम्पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पर्सन की एज, ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जो एज के साथ साथ ज़्यादा प्रोग्रेस और ज़्यादा सिवियर होते जाते हैं। ठीक है, तो एज विल बी योर वन पर्सनल बैरियर। नेक्स्ट आ जाएगा पेशेंट का इमोशनल स्टेट क्या है, जैसे कि अगर कोई एम्पुटेशन का केस आ गया तो फिर ऑफकोर्स पेशेंट का पैर या पेशेंट की कोई एक्सट्रीमिटी उसने खो दी है तो फिर वो डिप्रेशन में होगा, तो दैट विल बी योर वन पर्सनल बैरियर। समझे? तो नाउ आई होप आपको ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स अच्छे से समझ गए होंगे। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है वो समझाती हूँ। ओके, सो नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल। सबसे पहले स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट लिखने से भी पहले हमें स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी लिखनी होती है। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि जो भी बॉडी में स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट है एक्सेप्ट द वन दैट इज डैमेज। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में हमारा आ जाएगा स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द रेस्पिरेटरी सिस्टम DVS आर इंटैक्ट, स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम GIT आर इंटैक्ट, ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर इंटैक्ट। सो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है जो इंटैक्ट है। अब इम्पेयरमेंट की बात करते हैं। सो ये फ्रैक्चर का केस है, ठीक है, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का, तो फिर आ जाएगा सस्टेन फ्रैक्चर ऑफ मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। ये आपको अब आपके क्वेश्चन में भी दिख जाएगा, तो आप वहाँ से देख के भी लिख सकते हो। इसका क्लिनिकल रीजनिंग क्या आएगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यानी बाइक चलाते हुए या कोई व्हीकल चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया पेशेंट का, इसलिए क्लिनिकल रीजनिंग में ये आ जाएगा। सोर्स आ जाएगा एक्सरे में, एक्सरे के थ्रू हमें पता चला। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ मसल सराउंडिंग द शाफ्ट। ठीक है, मतलब या तो अट्रॉफी हो जाएगी या मसल वेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट ड्यू टू कट एंड ऑफ फ्रैक्चर्स लीड्स टू मसल इंजरी। ठीक है,
मतलब अभी फ्रैक्चर हुआ है यानी उसकी बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है, तो ऑफकोर्स जो मसल्स है उसमें भी इंजरी होगी। इसका सोर्स आ जाएगा असेसमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा टेंडरनेस, स्कार। ठीक है, ये थे कुछ स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट्स। नेक्स्ट अभी हम आ जाते हैं फंक्शनल इंटीग्रिटी में। फंक्शनल इंटीग्रिटी में अगेन जो फंक्शंस इंटैक्ट है वो लिखने हैं। अभी लेट्स मूव ऑन टू फंक्शनल इम्पेयरमेंट। सबसे पहला जो आएगा फंक्शनल इम्पेयरमेंट, दैट इज पेन एट द फ्रैक्चर साइट। ऑफकोर्स फ्रैक्चर हुआ है, पेन तो होगा ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट एट द साइट। अगेन ये पेन हिस्ट्री से NPR स्केल जो हम लेते हैं पेशेंट की, वहाँ से हमें पता चला, तो सोर्स में पेन हिस्ट्री आ जाएगी। नेक्स्ट स्टिफनेस आ जाएगा, फिर रेंज ऑफ मोशन कम है, मसल वेस्टिंग हो गया है ऑफकोर्स फोर आर्म का, क्यों? क्योंकि मसल एट्रॉफी हुई है। रेंज ऑफ मोशन क्यों कम हुआ है? क्योंकि प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन है, पेशेंट ने बहुत टाइम से मोबिलिटी कुछ की नहीं है हाथ की, तो ऑफकोर्स उसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन कम हो गया। फिर से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्योंकि प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन और एट्रॉफी। तो ये थे कुछ फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्टिविटी लिमिटेशंस पे। एक्टिविटी लिमिटेशंस में आ जाएगा वो कोई हेवी वेट नहीं उठा सकता, अपने बाल नहीं बना सकता, डिफिकल्टी इन कोम्बिंग हेयर, ठीक है, डिफिकल्टी इन राइटिंग, डूइंग ओवरहेड एक्टिविटीज़, ये सारे उसके एक्टिविटी लिमिटेशंस आ जाएंगे। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन में उसका आ जाएगा अनेबल टू गो टू जॉब, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था लाइफ सिचुएशंस जो पेशेंट नहीं कर पाएंगे, तो अनेबल टू गो टू जॉब, अनेबल टू ड्राइव व्हीकल या फिर प्ले बैडमिंटन विद फ्रेंड्स, ऐसे जो भी पेशेंट के रिलेटेड रहेंगे पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन वो आपको लिखने हैं। लास्ट पार्ट में हम आ जाते हैं दैट इज कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। इसमें भी पर्सनल और एनवायरमेंटल होंगे। पर्सनल में फैसिलिटेटर्स और बैरियर्स। फैसिलिटेटर्स में पेशेंट मोटिवेटेड है, विलिंग है ट्रीटमेंट लेने के लिए और कंडीशन के बारे में उसे पहले से पता है। बैरियर्स क्या है कि उसका राइट साइड डोमिनेंस है, यानी राइट साइड में फ्रैक्चर भी हुआ है और वो राइटी भी है, तो ये उसका पर्सनल बैरियर हो गया। EDLs नहीं परफॉर्म कर पा रहा, बाल नहीं बना पा रहा, डेली ग्रूमिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा, सो दैट विल बी बैरियर। एनवायरमेंटल में आ जाएगा फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, हॉस्पिटल गुड हॉस्पिटल केयर आ जाएगा, और भी आप ऐड कर सकते हो, जितने मुझे याद आए थे मैंने लिखे। नेक्स्ट बैरियर में आ जाएगा अनेबल टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस। आई होप आपको ICF कैसे लिखना है वो समझ गया होगा। तो जो भी मेरे पास ICF के नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। मेक श्योर यू ऑल चेक दैट आउट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। एंड कैसे मुझे और भी वीडियोज़ बनाने हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, काइनेसियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी पे, बट जस्ट लेट माई एग्जाम्स गेट ओवर, उसके बाद मैं डिटेल वीडियोज़ बनाऊँगी इस पर। So yes, that's a wrap and I will catch you in the next video. Till then, bye, take care. Damn.